नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। देश की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात एनसीपी में छिड़ी जंग की। आज एनसीपी के अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों ने अलग अलग बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस बीच किस तरह से दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग हुई, ये हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनावी चौसर बिछा दी है। 4 राज्यों में नए अध्यक्ष नियुक्त करने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति, हम आपको बताएंगे। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने इंडियन रिजर्व फोर्स के एक कैंप से हथियार और गोला बारूद लूटने की कोशिश की। मणिपुर के फिलहाल क्या हालात हैं, हम आपको बताएंगे। वहीं अदालत की खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। हम आपको बताएंगे कि तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिली राहत, और बार काउंसिल एनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली याचिका में आज क्या कुछ हुआ। तो आइए शुरू करते हैं देश की बात। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। अजीत पवार की बगावत के बाद अब लड़ाई एनसीपी पर दावेदारी तक की पहुंच गई है। पार्टी के नाम और निशान पर दावे को लेकर शरद पवार और अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग की चौखट पर दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में जबरदस्त हुई पावर पॉलिटिक्स। सियासत के अखाड़े में चाचा पर भारी पड़ेगा भतीजा। पार्टी पर कब्जे की जंग पहुंची चुनाव आयोग की चौखट पर। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार की बगावत अब अपने अगले दौर में पहुंच चुकी है। बुधवार को अजीत पवार और शरद पवार गुट दोनों ने खुद को असली एनसीपी साबित करने के लिए बैठकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार ने बांद्रा में अपने समर्थकों के साथ बैठक की। जानकारी के मुताबिक 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे अजीत गुट की बैठक में 35 विधायक पहुंचे, तो वहीं वाई.बी. चौहान सेंटर में शरद पवार गुट की बैठक में 13 विधायक पहुंचे। हालांकि विधायकों के समर्थन के दोनों धड़ों के अपने अपने दावे हैं। इन दावे प्रतिदावे के बीच अपने समर्थकों के साथ बैठक में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार पर बड़ा हमला किया। अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब, आप 83 साल के हो गए हैं, आप कभी रुकेंगे या नहीं? हम सरकार चला सकते हैं, हम में ताकत है, फिर हमें मौका क्यों नहीं? किसी भी घर में 60 साल के बाद रिटायर होते हैं और आशीर्वाद देने का काम करते हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं, कळत नाही काय माझी चूक आहे या संदर्भामध्ये। ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। उधर वाई.बी. चौहान सेंटर में शरद पवार गुट की बैठक में एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा, जो लोग कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज वही लोग पूरी पार्टी खाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शरद पवार भी बीजेपी पर जमकर बरसे। साथ ही भतीजे अजीत पवार को खुली चेतावनी भी दे दी कि गलती की है तो सजा भुगतने को तैयार रहें। त्या पक्षात अनेक वर्षाची एकजूट होती, ती एकजूट उद्ध्वस्त करण्याचं काम केलं गेलं। आज तेलंगणा, त्या ठिकाणी तेच झालं, शेजारच्या राज्यात तेच झालं, आंध्रमध्ये झालं, बिहारमध्ये नितीश कुमार त्यांच्या बरोबर होता। नितीश कुमारला निकाल घ्यावा लागला, भाजपला सोडून राज्य केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, ते वेगळे झाले त्या ठिकाणी। असे एक असे राज्य आहे की जिथं भाजपच्या बरोबर सत्ता सहभागी झाली तर काही महिने ठीक चालतं आणि त्यानंतर जो सहकारी आहे तो उद्ध्वस्त करणं, त्याची मोडतोड करणं, त्याच्या फूट कशी याचं बघणं, हे सूत्र भाजपचं आहे। आणि त्यामुळं आज कुणी जायचा निकाल घेतला असेल तर तो निकाल ते घेऊ शकतात लोकशाहीमध्ये। 15 वर्षापूर्वी दासू वैद्यांनी माझ्यासाठी एक कविता लिहिली होती। मी स्त्री भ्रूण हत्येच्या विरोधात लढत होते आणि दासू वैद्यांनी माझ्यासाठी लिहिलेली
ही कविता श्रमलेल्या बापासाठी लेक नारळाचं पाणी लढणाऱ्या लेकीसाठी माझा बाप माझी बुलंद कहानी। उधर दोनों ही गुट पार्टी पर कब्जे की जंग को लेकर चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच चुके हैं। शरद पवार की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट याचिका फाइल की गई है। शरद पवार गुट की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात भी सुने। साथ ही शरद पवार गुट ने शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों की जानकारी चुनाव आयोग को दी है। एनसीपी ने चुनाव आयोग को बताया कि उन नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। अजित पवार को दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 यानी 36 विधायकों का समर्थन चाहिए। I wish that politics doesn't come into the way of the family relationship. I wish the Pawar family very well, and I also consider myself as an extended part of the Pawar family. And my regard for Mr. Pawar will always be there. He's my guru, and I will always regard him as one, and always seek his advice and help if I ever need. पार्टी पर पावर को लेकर जोर आजमाइश जारी है। अजित पवार ने साफ कर दिया है कि अब शरद पवार की उम्र हो चुकी है, उन्हें अब दूसरों को मौका देना चाहिए। लेकिन शरद पवार को भी राजनीति का छत्रप माना जाता है। इससे पहले भी वो कई बार हारी बाजी अपने नाम कर चुके हैं। देखना होगा इस बार भतीजे के सामने चाचा की रणनीति भारी पड़ती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने कुल 4 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से एक मंत्री को संगठन के काम में लगा चुके हैं। वहीं दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए भगवा दल ने आंध्र प्रदेश में महिला दांव खेल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान सौंपी। झारखंड में बाबूलाल मरांडी, आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी और जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का चीफ बना दिया है। इन नियुक्तियों में राजनीतिक और सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का चीफ नियुक्त किया गया। देखते हैं ये समीकरण आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन चारों राज्य में बीजेपी ने चुनावी चौसर बिछा दी है। चारों वैसे राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने 4 नए सिपर सलारों पर दांव लगाकर अपनी रणनीति जाहिर कर दी है। इनका दावा नेताओं को प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी 2024 के चुनाव समेत विधानसभा चुनाव में भी बड़ा फायदा उठाने की कोशिश में जुट गई है। सबसे पहले पंजाब में बीजेपी के दाव का मतलब समझते हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। कांग्रेसी रहे जाखड़ को पंजाब में काम करने का लंबा अनुभव है। उनके साथ एक बड़ा जनाधार भी है। दूसरा, लोकसभा चुनाव से पहले जाखड़ को एक्टिव कर पार्टी राज्य में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। जालंधर और संगरूर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने राज्य में बदलाव करने की सोची थी। इसके अलावा बीजेपी जाखड़ को हिंदू और जाट चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाएगी। पार्टी को उम्मीद है कि जाखड़ के बल बीजेपी 2024 के चुनाव में दमखम दिखा सकती है। वहीं झारखंड की सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी ने झारखंड की कमान अपने पुराने सेनापति बाबूलाल मरांडी के हाथ में थमा दी है। बाबूलाल मरांडी के जरिए पार्टी अब न केवल लोकसभा चुनाव में उतरेगी बल्कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी मरांडी के नेतृत्व में ही उतरेगी। मरांडी का झारखंड में बड़ा आधार है। इसके अलावा आदिवासी चेहरे के तौर पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दिया है। पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
अमित शाह जी ने और नड्डा साहब ने जितना बड़ा विश्वास मुझ पे दर्शाया है, मैं समझता हूं कि मेरी उतनी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सारी पार्टी संगठन को साथ में लेके, हमारे साथियों को साथ लेके पूरी तरह पंजाब में बीजेपी का परचम फहराया जाए और पंजाब के हितों के ऊपर पहरा दिया जाए। इस बात के लिए ये जिम्मेवारी सौंपी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी संगठन के साथ मिलके हमारे प्रधानमंत्री उनके दिशा निर्देश के अंदर पंजाब के हितों पे हम पहरा पूरी तरह से देंगे। वहीं तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को कमान सौंपकर बीजेपी बड़े कमाल की उम्मीद कर रही है। बीजेपी ने राज्य के अपने दिग्गज नेता बंदी संजय कुमार को हटाकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तेलंगाना में संजय कुमार बीजेपी का चेहरा रहे हैं। 2019 को लोकसभा चुनाव में वे करीमनगर से जीते थे। संजय कुमार राज्य की के चंद्रशेखर राव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन हाल के दिनों में कुमार के खिलाफ कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई पड़े थे। इसके अलावा पेपर लीक मामले में भी उनका नाम आया था। पार्टी ने ऐसे में एहतियातन संजय कुमार की जगह रेड्डी को राज्य की कमान सौंपी है। रेड्डी भी बीजेपी में लंबे वक्त से हैं और उन्हें संगठन का अनुभव भी है। यही कारण है कि रेड्डी को पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में मौजूदा अध्यक्ष सोमू वीर्राजू को हटाकर डी पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। पुरंदेश्वरी राज्य के पूर्व सीएम एनटी रामाराव की बेटी है। उनको जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी राज्य में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराना चाहती है। वैसे भी आंध्र में पार्टी की स्थिति कमजोर है। पुरंदेश्वरी के जरिए बीजेपी आंध्र में जनाधार बनाने की कोशिश करेगी। सर्वे के नतीजों में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं दिख रहा है। ऐसे में पुरंदेश्वरी के कंधे पर पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जाहिर है बीजेपी ने इन नियुक्तियों में राजनीतिक और सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। अब देखना है कि अपने इन 4 नए सिपह सलारों के जरिए बीजेपी पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का किला फतह कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। मणिपुर में 3 मई की रात को भड़की हिंसा को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को मणिपुर के थौबल जिले में संघर्ष देखने को मिला। भीड़ ने कथित तौर पर इंडियन रिजर्व फोर्स यानी आईआरबी के एक कैंप से हथियार और गोला बारूद लूटने की कोशिश की। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 27 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पूरी झड़प के दौरान असम राइफल्स के एक जवान के पैर में भी गोली लग गई। मणिपुर में भड़की हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी थौबल जिले में हिंसक संघर्ष हुआ, जहां भीड़ ने इंडियन रिजर्व फोर्सेज आरबीआई के एक कैंप से हथियार और गोला बारूद लूटने की कोशिश की। भीड़ ने सेना के वाहन को भी आग लगा दी। भीड़ ने कैंप तक आने वाले कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया, जिससे अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां न पहुंच सके, लेकिन फोर्सेज किसी तरह आगे बढ़ पाई। उसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। जैसे ही सशस्त्र भीड़ ने गोलियां चलाई, बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की, जिसमें हथियार लूटने की कोशिश करते हुए 27 वर्षीय एक उपद्रवी युवक की मौत हो गई। साथ ही असम राइफल्स के एक जवान के पैर में गोली लगी है। युवक को गोली लगने के बाद थौबल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी हालत गंभीर होने के कारण इम्फाल के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस गोलीबारी में 10 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। तमाम विपरीत हालात में राज्य के 16 में से 5 जिलों में कर्फ्यू हटा दिया गया है। 11 जिलों में शाम 5 बजे तक से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।
इस बीच मणिपुर में हिंसा के बीच सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों के स्कूल बुधवार से खोल दिए गए, लेकिन 9वीं से 10वीं तक के स्कूल और कॉलेज को अभी नहीं खोला जाएगा। इन स्कूलों में राहत कैंप लगे हैं। शिविरों के लगभग 50,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। वहीं मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने मंगलवार को कहा कि हमारे यहाँ लगभग 50,000 लोग शरण लिए हुए हैं। हम आने वाले समय में भी मणिपुर के लोगों को शरण देना जारी रखेंगे। वहीं मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने मंगलवार को कहा, हमारे यहाँ लगभग 15,000 लोग शरण लिए हुए हैं। हम आने वाले समय में भी मणिपुर के लोगों को शरण देना जारी रखेंगे। जोरमथंगा ने कहा कि 3 मई के बाद मणिपुर में हर दिन हालात बिगड़ते रहे। वहां के लोगों से हमारा खून का रिश्ता है और हम उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। लेकिन सवाल तो ये है कि मणिपुर में जारी ये मुसीबत कब खत्म होगी? आखिर जातीय हिंसा की ये आग कब बुझेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। आगे सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को एक मामले में फिर से राहत दी है। शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के एक मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा बुधवार को 19 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर 19 जुलाई को दोपहर 2 बजे सुनवाई तय की। उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी, जिस आदेश के तहत गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में तीस्ता के खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्हें कुछ दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए समय चाहिए। सीतलवाड़ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी। तीस्ता को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस ने तीस्ता को गिरफ्तार किया था। 2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 1 जुलाई को रात 9 बजे की विशेष सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर 1 सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत या गुजरात हाई कोर्ट जाने को कहा था। अब गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस की तरफ से पेश सबूतों को देखते हुए तीस्ता को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने ये बताया था कि तीस्ता ने तत्कालीन राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए कोर्ट में बनावटी सबूत पेश किए, गवाहों के भी झूठे हलफनामे दाखिल करवाए। सीतलवाड़ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। जून 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद गुजरात आतंकवादी विरोधी दस्ते ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, जिसमें कहा गया था कि 2022 के गुजरात दंगों के बाद राज्य को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल के एनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि कल्याण योजना के लिए अधिक एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। केरल हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ केरल को एनरोलमेंट के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट्स से एनरोलमेंट फीस के रूप में केवल 750 रुपए यानी 750 रुपए लेने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि यह फीस तब तक रहेगी जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक समान फीस स्ट्रक्चर पर विचार नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए गए इनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली केरल, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से इनरोलमेंट फीस दरों पर चिंता व्यक्त की। जब बीसीआई के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि बार काउंसिल द्वारा ली जाने वाली फीस विभिन्न खर्चों और कल्याणकारी उपायों को कवर करती है, तो सीजीआई ने टिप्पणी की कि कल्याण योजनाओं की आड़ में ऊंची इनरोलमेंट फीस नहीं ली जा सकती। सीजीआई ने कहा, मिस्टर मिश्रा, आप मुसीबत में इनरोलमेंट आप नहीं कर सकते। आप कल्याण योजना आदि के रूप में पूछ सकते हैं, लेकिन इनरोलमेंट नहीं कर सकते। पीठ ने बीसीआई की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि मिश्रा ने हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। सीजीआई ने मौखिक रूप से कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर याचिकाओं पर नोटिस जारी करता है तो हाईकोर्ट आमतौर पर कार्यवाही को स्थगित रखते हैं। इस मुद्दे को लेकर केरल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं चल रही हैं। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ केरल को एनरोलमेंट के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट से एनरोलमेंट फीस के रूप में केवल 750 रुपए लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह फीस तब तक रहेगी जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक समान फीस स्ट्रक्चर पर विचार नहीं करती। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एसवीएन भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने एनरोलमेंट फीस को 750 रुपए तक सीमित करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ केरल द्वारा दायर अपील में पारित किया था। याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक फीस को चुनौती दी थी। केरल बार काउंसिल द्वारा 15,900 रुपए की एनरोलमेंट फीस को याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर चुनौती दी कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 उपधारा 1 F के तहत 750 रुपए की फीस निर्धारित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि बार काउंसिल ऑफ केरल द्वारा पारित कोई भी नियम जो खुद को अधिक फीस लगाने का अधिकार देता है, उसकी शक्तियों के दायरे से बाहर है। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी को 5th ईयर के लॉ स्टूडेंट मणि मारन की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें लॉ ग्रेजुएट से उसके द्वारा लिए जाने वाले एनरोलमेंट फीस को चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।